हेलो दोस्तों, मैं संजय शुक्ला आज की क्लास में पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं जीएस के पार्ट में संविधान और राज्य व्यवस्था, जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो संविधान है उसके निर्माण की प्रक्रिया क्या थी, संविधान सभा का स्वरूप क्या था, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। आज हम लोग देखें कि जब संविधान निर्मित हो रहा था तो मैंने आप सभी से बताया था कि संविधान के निर्माण के लिए कुल 26 समितियां बनी थीं, यानी 26 समिति बनी थी। और इन समितियों को अलग अलग विषयों से संबंधित जिम्मेदारियां दी गई थीं। और जो समितियां अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती थीं उस पर संविधान सभा में चर्चा होता था, और चर्चा होने के बाद जब सर्वसम्मत से फैसला हो जाता या बहुमत के आधार पर उसके पक्ष और पक्ष पर चर्चा करने के बाद बहुमत के आधार पर जब उसे संविधान में शामिल करने की अनुमति मिल जाती तो फिर वह ड्राफ्टिंग कमेटी उसे शामिल कर लेती थी और वो संविधान का अंग बन जाता था। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी यानी प्रारूप समिति, इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी कि जो भी संविधान सभा ने जिस भी बिंदु को संविधान का अंग बनने की अनुमति दिया उसे प्रारूप समिति ने संविधान के अंग के रूप में उसे एक दस्तावेज में बदल दिया, यानी उसको लिख डाला, यानी एक जो दस्तावेज संविधान का तैयार हो रहा था उसका अंग बना दिया। और ये बड़ी जिम्मेदारी की बात थी। इसीलिए संविधान में हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि संविधान के जो भी प्रावधान हैं वो संविधान सभा की अनुमति से संविधान के अंग बने, लेकिन उन सभी प्रावधानों पर प्रारूप समिति और उसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। यानी कोई ऐसा बिंदु नहीं है जो इनके सामने से न गुजरा हो। इसीलिए जब ये संविधान बनकर तैयार हुआ था तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के कारण B.R. अम्बेडकर को संविधान का पिता कहा गया। तो आपसे सवाल यहाँ से ये पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिसे आप बाबा साहब के नाम से जानते हैं। और इसमें कुल 7 सदस्य हैं। अध्यक्ष को लेकर के सदस्यों की जो संख्या है वो 7 है, यानी इसमें 7 सदस्य हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष हैं और बाकी 6 सदस्य हैं। तो ये सीधे आपसे सवाल पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे, तो 7 थे। और अब सिर्फ सदस्य कितने थे, तो जब सदस्य की बात आएगी तो सदस्यों की संख्या इसमें 6 है, यानी 6 है, जिसमें एन गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, B.L. मित्र और D.P. खेतान, ये 6 सदस्य थे जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में प्रारूप समिति के कार्यों को बखूबी अंजाम दिया। और इसीलिए जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उनको संविधान का पिता कहा गया, क्योंकि इन्होंने इनके निर्देशन में ही वो चीज़ें जो भी संविधान के प्रावधान हैं वो संविधान के अंग बने। लेकिन यहाँ पे आपको एक जानकारी और आपको अपडेट कर दूँ कि जो संविधान का पहला प्रारूप था उसे B.N. राव ने तैयार किया था। यानी जो प्रारूप समिति जो 1947 में जो गठित हुई थी, इसका गठन 1947 में हुआ था,
लेकिन और इसने संविधान के प्रारूप को प्रस्तुत किया। लेकिन उससे पहले एक नाम आता है BN राव। इन्होंने सर्वप्रथम संविधान का प्रारूप तैयार किया था, लेकिन इनके प्रारूप को अनुमति नहीं मिली और फिर नई प्रारूप समिति गठित की गई और उस प्रारूप समिति ने संविधान का जो प्रारूप तैयार किया वही आज का संविधान है। तो ये हमने देखा। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें कुछ और तथ्य हैं, जैसे कुछ और समितियां हैं। जैसे एक विवादास्पद समिति है जिसे हम लोग अक्सर करके जब परीक्षाओं में पूछता है तो उसका उत्तर हम लोग गलत बना लेते हैं। जैसे झंडा समिति, यहाँ पे ध्यान देंगे, झंडा समिति। तो जो झंडा समिति है इसका उत्तर अक्सर करके हम लोग गलत जान लेते हैं और इस समिति के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इसको हम लोग जानेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फिर इसमें दो और समितियों के बारे में पूछता है, यानी संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति। तो जो संघ संविधान समिति है इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, आप जानते हैं, लाल नेहरू। और फिर आपसे एक और सवाल पूछता है कि जो प्रांतीय संविधान समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे, जिनको आप लौह पुरुष के नाम से जानते हैं और भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। और उन्हीं के निर्देशन में जो स्वतंत्रता के बाद जो भारत की छोटी छोटी रियासतें थीं वो भारतीय संघ की अंग बनी। उस पे हम लोग आगे विचार करेंगे, जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पे उनके बारे में जानेंगे। यानी प्रांतीय संविधान समिति, समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे, पटेल। तो ये हम देखा कि कुछ ढेर सारी समितियां थी, हमने बताया कि 26 समितियां थी, लेकिन उसमें से ये 2-3 समितियां हैं जिससे हमको जानना होता है, सवाल पूछा जाता है। और कभी कभी ये होता है कि मूल अधिकार उप समिति का अध्यक्ष कौन है। जब आप बड़ी परीक्षाओं में जाएंगे, अगर सिविल सर्विसेज वगैरह दें तो आप वहाँ देखेंगे कि ये क्वेश्चन और आता है कि मूल अधिकार जो हमारे संविधान में है, जो हम लोगों को प्राप्त हुआ है संविधान के द्वारा, उससे संबंधित जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष। तो जो मूल अधिकार उप समिति है, इस उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे, JB कृपलानी। फिर यहाँ पे हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं कि जैसे जो संविधान जब बन रहा था हमारा, तो उसमें जो राष्ट्रीय ध्वज यानी जो हमारा तिरंगा झंडा है, इसे संविधान सभा ने कब अपनाया? यानी जो तिरंगा है उसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में संविधान सभा ने कब अपनाया? तो राष्ट्रीय झंडा के रूप में 22 जुलाई 1946 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को, यानी जनगण मन, ध्यान दीजिएगा, जनगण मन, ये जो हम गाते हैं, अक्सर करके सुनते हैं, उसे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया। और ये हम जाने कि ये भी पूछता है कि जो जनगण मन है,
जो राष्ट्रीय गान है हमारा, नेशनल एंथम है, उसे गाने में कितना समय लगता है? तो इसको गाने में, यानी पूरा जो राष्ट्रगान है उसे गाने में 52 सेकेंड लगता है। 52 सेकेंड, ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी कभी ये पूछता है कि जो राष्ट्रगान है उसको 60 में गाने में कितना समय लगता है। तो जब 60 में गाने की बात करता है तो पहली लाइन और अंतिम लाइन की बात होती है और उसमें 20 सेकेंड लगता है। और ये बता दें कि जो जनगण मन है, जो राष्ट्रगान है हमारा, इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। यानी इसके रचनाकार कौन है? यानी जो राष्ट्रगान है, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। ये भी ध्यान रखें कि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ये स्वतंत्रता आंदोलन के महान, मैंने कहने का मतलब महती भूमिका निभाने के साथ साथ ये भारत का जो भारत में शिक्षा है, साहित्य है, उसके क्षेत्र में इनका अविस्मरणीय योगदान रहा है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो राष्ट्रगान की रचना की थी उसे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपना लिया। पुनः जो राष्ट्रीय चिन्ह की बात आती है तो राष्ट्रीय चिन्ह, यानी जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसे आप जानते हैं, अधिकांश लोगों को ये चीज़ पता होगी कि राष्ट्रीय चिन्ह हमारा क्या है। तो जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसे संविधान सभा ने संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 को, यानी जो 26 जनवरी है, जनवरी 1950 को जो राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा उसे अपनाया। अब राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह, आप अगर मुद्रा देखें या कोई भी सरकारी दस्तावेज देखें भारत सरकार के, तो उस पर ये आपको राष्ट्रीय चिन्ह अंकित मिलेगा। यानी 26 जनवरी 1950 को जो सारनाथ स्थित अशोक का जो सिंह स्तंभ है उसे अपना लिया गया, यानी राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में। यानी जो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ है, यानी सारनाथ में अशोक ने अपना सिंह स्तंभ स्थापित किया था, एक लाट, वहाँ जो उसकी लाट है, उसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपना लिया था। तो ये थोड़ा सा हम देखें कि जो संविधान बन रहा था उस दौरान ये 2-3 चीज़ें जो भारत के, हमारे राष्ट्र के लिए ज़रूरी थी, यानी उसको प्रदर्शित करने के लिए विश्व परिप्रेक्ष्य में या राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जिन चिन्हों की आवश्यकता थी, चाहे झंडा हो, चाहे राष्ट्रगान हो, चाहे राष्ट्रीय चिन्ह हो, उसे उसने अपना लिया। और जब 26 जनवरी 1950 को जब संविधान हमारा पूर्ण रूप से लागू हुआ, एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूं कि कल जीएस की जो टेस्ट भेजी गई थी उसका अभी रिस्पांस अधिकांश लोगों ने नहीं दिया है, और वो आज जीएस का जो टेस्ट है उसे हल करेंगे और हल करके अपना जो रिस्पांस है उसे सेंड कर देंगे। क्योंकि जब आप हल करेंगे तो आप समझेंगे कि प्रश्न कैसे बनता है, और उसी के अनुसार जो क्लास चल रही है उसमें आप इसको मैंने ध्यान से आप पढ़ेंगे और उन बिंदुओं पर भी ध्यान देंगे। अब देखें कि हमने देखा कि ये महत्वपूर्ण कुछ तिथियां थीं। अब हम लोग देखते हैं कि 1946 में
एक सरकार का गठन हुआ था 1946 में, उसमें उससे कुछ सवाल बनता है। यानी 1946 के अंतरिम सरकार, 1946 में गठित अंतरिम सरकार, तो जो अंतरिम सरकार थी इसके सदस्यों से कुछ सवाल पूछता है कि किसके पास कौन सा, यानी कौन सा, ये किस विभाग को कौन लोग देख रहे थे या किस विभाग से संबंधित कौन से मंत्री थे। तो इसमें जाने कि जो कार्यकारी परिषद थी, क्योंकि अभी भारत स्वतंत्र नहीं हुआ है, कार्यकारी परिषद के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, यानी JL नेहरू थे। और यहीं से एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछता है कि इस सरकार में जो रक्षा मंत्री थे, यानी कुछ महत्वपूर्ण लोगों के नाम हम आपको बता रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण विभागों के अध्यक्ष को बता रहे हैं, यानी रक्षा मंत्री, अंतरिम मंत्रिमंडल, यहाँ पे ध्यान देंगे, मंत्रिमंडल। तो जो मंत्रिमंडल है उसमें कार्यकारी परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो जवाहरलाल नेहरू थे, और रक्षा मंत्री, यानी जो रक्षा मंत्रालय था वो सरदार बलदेव सिंह के पास था, सरदार बलदेव सिंह। यहाँ से कुछ ये सवाल पूछा जाता है, इसलिए इसको हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी सरदार बलदेव सिंह। पुनः देखें रेलवे मंत्री, यानी रेल मंत्रालय किसके पास था, तो अरोड़ा असफ अली। ये बड़े स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, यानी रेल मंत्रालय। तो जो रेल मंत्रालय है, यानी रेल मंत्री कह सकते हैं, तो जो रेल मंत्री हैं वो हैं अरोड़ा असफ अली, पुनः हम देखें तो यहाँ वित्त मंत्री कौन थे ये पूछता है, वित्त मंत्री, यानी वित्त विभाग किसके पास था, तो जो वित्त विभाग था वो लियाकत अली खां के पास था, लियाकत अली खां, लियाकत अली खां। तो अब ध्यान देंगे कि जो लियाकत अली खां हैं, जो ये अंतरिम मंत्रिमंडल बना था 1946 में, वह मंत्रिमंडल कांग्रेस ने गठित किया था, लेकिन बाद में उसमें मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई, और मुस्लिम लीग के कोटे से लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया। यानी लियाकत अली किसके कोटे से थे, यानी मुस्लिम लीग के, ये ध्यान रखेंगे हम लोग, ये मुस्लिम लीग कोटे से हैं। तो इस मंत्रिमंडल से ढेर सारा क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण विभाग हैं, नाम हैं, यही क्वेश्चन बनते आए हैं अभी तक, इसलिए इस पे हमने आपके सामने चर्चा की। अब हम लोग देखें कि ये तो था कि जो अंतरिम सरकार 1946 में गठित हुई थी, लेकिन जब भारत स्वतंत्र हो गया और भारत दो टुकड़ों में विभाजित हो गया, तो पुनः देखिए संविधान भी बन रहा है एक तरफ, और भारत की चूँकि संविधान बन रहा है तो इसका मतलब है कि भारत की जो व्यवस्था है, जो कार्यपालिका है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसे चलाने के लिए जो सरकार है वह तो होनी ही चाहिए। तो 1946 में जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो ये भारत को स्वतंत्रता देने की बात क्लियर हो गई थी कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। तो जो एक मंत्रिमंडल बनाया गया 1946 में, जो चुनाव हुआ था, यानी जो वायसराय ऑफ इंडिया थे, उन्होंने जो भारत का एक मंत्रिमंडल गठित किया, अंतरिम सरकार, उसका चित्र ये था। लेकिन जब 1947 में जब भारत स्वतंत्र हो गया और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करा लिया
और वो मुस्लिम लीग पाकिस्तान में सत्ता को संभाल लिया, तो भारत में एक नया मंत्रिमंडल बना जिसे हम स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल कहते हैं। यानी 1947 में, यानी 1947 में स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल बना। भारत का स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। तो जो प्रथम मंत्रिमंडल है उसमें ये सवाल पूछता है कि कौन सा विभाग किसके पास था। तो यहाँ से भी पूरे मंत्रिमंडल के सदस्यों के बारे में नहीं पूछता है या विभागों के बारे में, कुछ खास लोगों के बारे में पूछता है। प्रथम मंत्रिमंडल, तो जो प्रथम मंत्रिमंडल है ये 1947 में गठित हुआ, और जब 1947 में गठित हुआ तो फिर जो इसके प्रधानमंत्री जो चुने गए, तो आप जानते हैं कि भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री वो कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी आप JL नेहरू को जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि 1946 में जो अंतरिम मंत्रिमंडल बना था, उस अंतरिम मंत्रिमंडल में विधि मंत्री कौन था? तो आपका ध्यान जाता है कि अंतरिम मंत्रिमंडल में जो विधि मंत्री होंगे वो अंबेडकर जी होंगे, यानी BR अम्बेडकर होंगे, क्योंकि वहीं आपका ध्यान जाता है, या जो लोग भी अगर नहीं जानते हैं उनका ध्यान जाता है। लेकिन एक्चुअल में ये जो अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 में गठित हुआ था, उसके BR अम्बेडकर सदस्य भी नहीं थे, यानी उसमें उनको शामिल नहीं किया गया था। और जब उन्हें शामिल नहीं किया गया था तो फिर विधि मंत्री वो अम्बेडकर हो ही नहीं सकते, यानी विधि मंत्री योगेंद्र नाथ मंडल को बनाया गया था। यानी 1946 में जो मंत्रिमंडल बनी थी उसमें विधि मंत्री योगेंद्र नाथ मंडल थे। लेकिन यहाँ पे देखेंगे जो 1947 में अंतरिम सरकार जो गठित हो रही है, उस अंतरिम सरकार में जो विधि मंत्री हैं, विधि मंत्री, यहाँ पे विधि मंत्री अंबेडकर जी हैं। तो आपसे ये पूछता है कि अंतरिम सरकार में या स्वतंत्र भारत की जो पहली सरकार गठित हुई थी उसमें विधि मंत्री कौन था? तो हमने देखा BR अम्बेडकर। पुनः ये देखें कि इसमें ये पूछता है आपसे कि जो पहले वित्त मंत्री कौन थे? पहले वित्त मंत्री यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री, प्रथम यानी वित्त मंत्री जो ये सरकार बनी हुई है, स्वतंत्र भारत की जो पहली सरकार गठित हुई है, उसमें वित्त मंत्री कौन था? आप अपने को म्यूट रखेंगे। वित्त मंत्री, तो इसमें वित्त मंत्री खडमुखम चेट्टी थे। खडमुखम चेट्टी। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। यानी RK खडमुखम चेट्टी थे, और इसमें जो विधि मंत्री थे वो अम्बेडकर थे, और यहाँ पे जो गृह मंत्री हैं, यानी जो पहले भारत के गृह मंत्री थे वो सरदार पटेल थे। तो ये हम लोग थोड़ी सी जानकारी लिए जो स्वतंत्र भारत की जो पहली मंत्रिमंडल बनी या अंतरिम जो सरकार 1946 में गठित हुआ, उससे हम लोग जानकारी लिए। अब हम लोग देखते हैं कि जो संविधान है जो निर्मित किया गया, उस संविधान का स्रोत क्या है हमारे पास, यानी कहाँ से ये संविधान के जो मुख्य प्रावधान है वो कहाँ कहाँ से लिए गए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। यहाँ से अक्सर करके सवाल पूछा जाता है कि जो संविधान हमारा है उसे इसीलिए कभी कभी ये कहा जाता है कि ये उधार का थैला है।
क्यों? उधार का थैला कहने के पीछे आशय ये होता है कि इसमें जो विश्व के जो देश हैं वहाँ की जो शासन व्यवस्था है, वहाँ उन शासन व्यवस्था की जो अच्छी अच्छी बातें थी उसे हम लोगों ने अपने संविधान में शामिल कर लिया। तो अक्सर करके ये पूछता है कि कौन से प्रावधान किस देश से लिए गए हैं, तो हम लोग इसे कहते हैं संविधान के स्रोत। ये ध्यान देंगे, ये हम लोगों का संविधान से अंतिम क्लास है, यानी कहने का मतलब संविधान सभा से। संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत। तो जो संविधान के स्रोत हैं इसमें हम देखें तो पहला जिससे हम लोग प्रभावित हैं स्रोत, तो स्रोत में देखें तो विधि का शासन, विधि का शासन, शासन। पुनः हम देखें संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार और संसद विधि के समक्ष समानता। इसमें 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। विधि के समक्ष समानता, समक्ष समानता। ये जो 3 शब्द हैं, यानी 3 स्रोत, 3 चीज़ें जो संविधान में हमारे शामिल हैं, ये ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से। ब्रिटेन से और भी चीज़ें ली गई हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट यही है हमारे संविधान का कि विधि का शासन, संसदीय प्रणाली और विधि के समक्ष समानता, ये ब्रिटेन से लिया गया है। पुनः हम देखें उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, ये स्रोत बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपसे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। मूल अधिकार, मूल अधिकार तो अक्सर पूछता है, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च, स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायालय। अपने को म्यूट रखिए। सर्वोच्च न्यायालय। विधि का समान संरक्षण, आपका ध्यान यहाँ नहीं कभी जाता होगा, लेकिन इसे भी मैं नोट करा दूँ। विधि का समान संरक्षण, समान संरक्षण। ये जो प्रावधान हैं ये यूएसए के संविधान से लिया गया। या आप ध्यान देंगे कि उपराष्ट्रपति का पद, मूल अधिकार, मूल अधिकार अक्सर पूछता है, सर्वोच्च न्यायालय, विधि का समान संरक्षण, और थोड़ा सा और अगर इसमें जोड़ दें तो जो न्यायिक पुनर्विलोकन है वो भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। यानी जो न्यायिक पुनर्विलोकन है की शक्ति है न्यायपालिका की, सर्वोच्च न्यायालय की, वो भी यूएसए से लिया गया है। पुनः हम देखें कि राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा हेलो, आवाज़ जा रही है आप लोगों को? तो जो इस जो संविधान का स्रोत है, ये संविधान का स्रोत थोड़ा बड़ा है और महत्वपूर्ण है। इस पे हम लोग आज इतना ही देखेंगे कि जो विधि का शासन है, क्योंकि आपको ज़्यादा अच्छा से इसको जानना होगा, यानी हम लोग चर्चा करने चाहते हैं इस पे। तो कल की क्लास में जो संविधान के स्रोत हैं उस पे हम लोग चर्चा करेंगे, और संविधान के स्रोत पर चर्चा करने के साथ जो राष्ट्रीय चिन्ह हैं उस पे हम लोग चर्चा करेंगे, और उन राष्ट्रीय चिन्ह पे चर्चा करने के बाद हम देखेंगे
संविधान के कितने भाग हैं, संविधान की अनुसूचियाँ कितनी हैं, संविधान में अनुच्छेद कितने हैं, वर्तमान में संविधान की क्या स्थिति है, फिर जब 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय संविधान की क्या स्थिति थी, यानी उसमें कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियाँ थीं। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि जो क्लास है आज की उसमें यहीं तक हम लोग चर्चा करेंगे। हमें उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो पुनः उसका समाधान हम लोग आगे की क्लासों में कर लेंगे। धन्यवाद।